गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लासेस वीडियोस के माध्यम से शुरू कर रहे हैं फिर से। और शुरुआत में हम चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है भारतीय वैज्ञानिक, उनका जीवन परिचय और उपलब्धियाँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम बाकी समस्त चैप्टरों को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। अगर हम देखें हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में, तो देखो यहाँ पे बुक आप सभी बुक खरीद लेना। ठीक है, और अगर जिनके पास बुक है तो वो बुक में भी देखते हैं, इसको पढ़ सकते हैं वापस। देखो इसमें क्या कहा गया है कि सामान्यतः विज्ञान के दो पक्ष होते हैं। हम सब जानते हैं विज्ञान के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है आधारभूत विज्ञान और दूसरा अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। आधारभूत का मतलब क्या हुआ? आधारभूत को हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल। ठीक है, और जो है अनुप्रयोगात्मक का मतलब क्या हुआ? जो है अगर हम देखें प्रैक्टिकल। तो विज्ञान में आपको दो चीज़ें दिखाई देती हैं, एक तो थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिकल। बात करें अनुप्रयोगात्मक विज्ञान मतलब जो प्रैक्टिकल से संबंधित जो साइंस है, ठीक है, वो देश की व्यवस्था को प्रभावित करती है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। बिल्कुल अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। अर्थव्यवस्था का मतलब हमारी इकोनॉमी, धन। अब आप सब जानते हैं कि प्रयोग करने में, ठीक है, कितना पैसा खर्च होता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें, आपने सुना होगा कि मार्स पर अगर हम देखें मंगल पर मंगलयान गया था, तो मंगलयान पर अगर हम देखें मंगल ग्रह पर मंगलयान भेजने के लिए कितना करोड़ों रुपए, ठीक है, जो है भारत की तरफ से लगा था। कोई भी मिसाइल या रॉकेट वगैरह बनती है, ठीक है, तो उसमें कितना जो है लाखों रुपए लगता है। ठीक है, तो इन सब से प्रयोगात्मक विज्ञान से क्या होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है तथा यह गुणात्मक प्रभाव जो है डालने वाला विज्ञान कहलाता है। बिल्कुल, ये अगर हम देखें प्रयोग अगर सफल होता है तो वो गुणात्मक प्रभाव डालता है, ठीक है, हमारी ऊपर। वहीं आधारभूत विज्ञान से अगर हम देखें, आधारभूत विज्ञान की बात करें तो आधारभूत विज्ञान से वैज्ञानिक मानसिकता, ठीक है, समझ तथा जानकारी का विकास होता है। अगर हम बात करें आधारभूत थ्योरेटिकल विज्ञान क्या काम करता है? थ्योरेटिकल विज्ञान हमारे में समझ उत्पन्न करता है, हमारे में मानसिकता उत्पन्न करता है, वैज्ञानिक मानसिकता, साइंटिफिक अप्रोच हमारी जो है अगर हम देखें मस्तिष्क में डेवलप करता है समझ, ठीक है, कि क्या हमें उस साइंस की समझ है या नहीं है, उसकी जानकारी का विकास, ये सब अगर हम बात करें थ्योरेटिकल की तरफ से होता है। ठीक है, इसी की नींव पर तकनीकी विकास होता है और फिर इसी आधार पर हम जो है अगर हम देखें जो टेक्नोलॉजिकली अगर हम बात करें आगे बढ़ते हैं और अनुप्रयोगात्मक विज्ञान आगे बढ़ता है और इसी तरह से प्रैक्टिकल जो है साइंस जो है वो आगे बढ़ती जाती है। विज्ञान के दोनों ही पक्ष, आप विज्ञान के चाहे दोनों ही पक्ष बात करें, आधारभूत विज्ञान ले लें या अनुप्रयोगात्मक विज्ञान, ठीक है, इन दोनों मतलब आधारभूत का मतलब अगर हम बात करें सैद्धांतिक भी इसको हम कह सकते हैं या थ्योरेटिकल भी कह सकते हैं, और प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल को समृद्ध अच्छा बनाने के लिए, सुसंगठित बनाने में भारतीय वैज्ञानिकों ने ईसा पूर्व से समय समय पर योगदान दिया है। आप देखो भारतीय वैज्ञानिकों ने कैसे योगदान दिया है। इस संदर्भ में कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियों को हम संक्षेप में यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं महर्षि सुश्रुत के बारे में। अब आप सब जानते हैं, देखो पहले क्या प्रयोगात्मक विज्ञान जो है अगर हम बात करें था, लेकिन उस प्रयोगात्मक विज्ञान का जो है एविडेंस जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो रिटर्न रूप में मौजूद है, ठीक है, लिखित रूप में मौजूद है। तो बात करते हैं देखो महर्षि सुश्रुत की कि विश्वामित्र के वंशज थे, विश्वामित्र ऋषि के वंशज थे सुश्रुत। इनका जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था। आज से 600 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। उन्होंने धन्वंतरि के आश्रम से प्रारंभिक चिकित्सा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने धन्वंतरि ऋषि के आश्रम से ही जो ये चिकित्सा ज्ञान प्राप्त किया। सुश्रुत ने सर्वप्रथम संसार को शल्य चिकित्सा जो है से परिष्कृत ज्ञान प्रदान किया। सुश्रुत नामक वैज्ञानिक ने इस संसार को शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन के बारे में ज्ञान प्रदान किया। इससे पहले अगर हम देखें ऑपरेशन के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन इनके आने के बाद सब लोगों को पता चला कि अगर हम देखें ऑपरेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। ऑपरेशन से संबंधित जो भी ज्ञान था वो महर्षि सुश्रुत ने ही प्रदान किया, जो आज भी प्रासंगिक है और आज भी इन्हीं के ज्ञान का उपयोग जो है चिकित्सक करते हैं। ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया का परिष्कार कर उन जटिल ऑपरेशन प्रस्तुत किए। ये वो पहले अगर हम देखें ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा का प्रयोग करा, ठीक है, अगर हम बात करें शल्य चिकित्सा का मतलब ऑपरेशन का प्रयोग करके, और अगर हम बात करें जो है जटिल से जटिल ऑपरेशन भी इन्होंने जो है आसानी से किए तथा संसार को शल्य में क्रिया में प्रयुक्त यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। और ऑपरेशन के अंदर जो भी औजार प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन जिन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, उन सभी यंत्रों से, ठीक है, अगर हम बात करें संसार को अवगत करवाया, ठीक है, तो ये थे महर्षि सुश्रुत, ठीक है।
और अगर हम बात करें एक बार फिर से, ठीक है, देखो महर्षि सुश्रुत के बारे में क्या बताया कि इन विश्वामित्र के वंशज थे, जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था, धन्वंतरी ऋषि के आश्रम से इन्होंने चिकित्सा ज्ञान प्राप्त किया। सुश्रुत ने सर्वप्रथम संसार को शल्य चिकित्सा से परिष्कृत ज्ञान प्रदान किया। मतलब संसार में इनसे पहले अगर हम देखें ऑपरेशन के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन इन्होंने इन संसार के लोगों को ऑपरेशन के बारे में बताया, ठीक है। और ये वही एकमात्र पहले ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया का परिष्कार कर जटिल ऑपरेशन प्रस्तुत किया। इन्होंने ही शल्य क्रिया, अगर हम बात करें ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है, ऑपरेशन जो है करने से संबंधित सब ज्ञान जो है संसार को दिया, और ऑपरेशन में काम में होने वाले विभिन्न प्रकार के यंत्रों का ज्ञान भी महर्षि सुश्रुत के द्वारा ही दिया गया। इनके द्वारा लिखित पुस्तक थी, ठीक है, सुश्रुत संहिता, ध्यान रखना, ठीक है, इनके द्वारा रचित पुस्तक है सुश्रुत संहिता, जो कि शल्य चिकित्सा का विस्तृत वर्णन इसके अंतर्गत किया गया। इस अगर हम देखें सुश्रुत संहिता के अंदर अगर हम बात करें जो है इन्होंने बताया हुआ है कि किस प्रकार से शल्य चिकित्सा की जाती है। इसके अलावा देखो क्या कहता है कि जोसेफ लिस्टर से कई शताब्दी पूर्व इन्होंने आपूर्ति दोष का विचार किया। देखो जोसेफ लिस्टर ने, अगर हम बात करें जो आपूर्ति दोष, इन्फेक्शन जैसे उसको बोलते हैं, साइड इफेक्ट, ठीक है, तो उस के बारे में भी इन्होंने कई शताब्दी पहले जो है जोसेफ लिस्टर से भी कई साल पहले बता दिया था, कई शताब्दियों पहले बता दिया था। इस बारे में भी उन्होंने शल्य चिकित्सा से पूर्व अपने उपकरणों को गर्म करने के लिए निर्देशित किया, ठीक है। देखो पता है कि इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, ऑपरेशन के औजारों से भी, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि ऑपरेशन करने से पहले, शल्य चिकित्सा करने से पहले ही अपने उपकरणों को गर्म करने के लिए निर्देश भी दिया था, ताकि कीटाणु मर जाए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कीटाणु वगैरह इसमें ना रहे और कोई आपूर्ति दोष, किसी प्रकार का इन्फेक्शन उसमें ना रह जाए। इन्होंने रक्त का थक्का जमने से रोकने के में विषहीन जोंकों का इस्तेमाल किया। ये जोंक हैं, ठीक है, जो और को अलग अलग नहीं, जोंकों, ठीक है, विषहीन जोंकों का इस्तेमाल किया। देखो जोंक या लीच जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो क्या काम करती है, खून चूसती है, ठीक है, तो जिस जगह पर रक्त का थक्का जम जाता है उस जगह पर इन्होंने क्या करा कि रक्त का थक्का हटाने के लिए विषहीन ऐसे जोंकों का इस्तेमाल किया जो विषहीन होती है, जिनमें जहर नहीं होता, जिनमें विष नहीं होता, ठीक है, इस प्रकार से इलाज करते थे। सुश्रुत द्वारा 26 शताब्दी पहले, आज से 26 शताब्दी पहले ही सुश्रुत के द्वारा नाक, कान और होंठ आदि की प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण भी ग्रंथों में मिलते हैं, ठीक है। देखो सुश्रुत ऐसे साइंटिस्ट थे, ऐसे अगर हम बात करें स्टेट की, जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर जिन्होंने नाक, कान और होंठ, ठीक है, इनकी प्लास्टिक सर्जरी पहले कर दी थी, आज से 26 शताब्दी पहले, ठीक है, और इस बात के प्रमाण जो है ग्रंथों के अंदर मिलते हैं। वास्तव में उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के पिता भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। शल्य चिकित्सा में 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। इन्होंने जो है ऑपरेशन में काम में आने वाले 101 प्रकार के यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया, और उनके संदेश यंत्र आधुनिक सर्जन के स्प्रिंग फोर्सेप्स या काटने और पट्टी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फोर्सेप्स या चिमटियों के पूर्ण रूप है, ठीक है। अगर हम बात करें जिस प्रकार से आज के जो है चिकित्सक, आज के जो सर्जन हैं, जिनको जो ऑपरेशन करते हैं, वो जिन जिन औजारों का इस्तेमाल ऑपरेशन के लिए करते हैं, उन सभी औजारों के बारे में अगर हम देखें महर्षि सुश्रुत के द्वारा बता दिया गया था। आज जो वो जो है काटने और पट्टी करने के लिए इस्तेमाल करने वाले जिन जिन फोर्सेप्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी वह जिन चिमटियों का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी अगर हम देखें पूर्व में महर्षि सुश्रुत द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। इन्होंने चिकित्सालय की साफ सफाई के विषय में भी उपयोगी निर्देश दिए। इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम देखें ऑपरेशन करने में, अगर हम देखें चिकित्सालय की साफ सफाई भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का डर नहीं रहता, ठीक है। निष्कर्ष का निकला कि चिकित्सा विज्ञान में भारत बाकी देशों से बहुत आगे था। शुरुआत में अगर हम बात करें, भारत चिकित्सा के ज्ञान में सभी देशों से आगे था, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें प्लास्टिक सर्जरी जैसी अगर हम बात करें का ज्ञान इतना अधिक प्रचलित था, ठीक है। सुश्रुत का ग्रंथ अन्य भाषाओं में बाद में अनुवादित हुआ, ठीक है, लेकिन इस सुश्रुत जो ग्रंथ था, सुश्रुत संहिता, इस ग्रंथ का बाकी अन्य भाषाओं में फिर अनुवाद हुआ तथा बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, और सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का महानतम चिकित्सक कहा गया। सुश्रुत नामक जो अगर हम बात करें ऋषि को, अगर हम देखें शल्य चिकित्सा का महानतम चिकित्सक भी कहा गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, हमने अभी पढ़ा महर्षि सुश्रुत के बारे में। अब आते हैं महर्षि चरक, ठीक है। ये अगर हम देखें हमारे जो है चरक जो आयुर्वेद जो है, ठीक है, चरक आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के महान आचार्य के रूप में विख्यात रहे हैं, ठीक है। चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी। ये ऐसे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन से संबंधित, उपापचय से संबंधित और शरीर की प्रतिरक्षा, शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है उससे संबंधित अवधारणा जो है दी थी। इनके अनुसार ये कहते थे कि शरीर को कार्य के कारण 3 दोष होते हैं, कि शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, पित्त, कफ और वात, ठीक है। वात का मतलब वायु, ठीक है। पित्त, कफ और वायु, शरीर में मौजूद इन 3 दोषों के असंतुलन से बीमारी उत्पन्न होती है। और कोई भी बीमारी कब होती है? जब इन 3 प्रकार के दोषों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो हमें बीमारी हो जाती है, ऐसा चरक का मानना है, ठीक है।
बात करी उनके द्वारा 20 शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया ग्रंथ चरक संहिता आज भी चिकित्सा शास्त्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इन्होंने आज से 20 शताब्दी ईसा पूर्व एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था चरक संहिता, और उस चरक संहिता को आज भी चिकित्सा विज्ञान के अंदर सम्मान की दृष्टि से ही देखा जाता है। संस्कृत भाषा में ये प्राचीनतम ग्रंथ, ये संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी है। ये ग्रंथ 8 खंडों में वर्णित गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखित है। इस अगर हम बात करें ग्रंथ में 8 खंड हैं, 8 भागों में बटा हुआ है जिसमें गद्य और पद्य दोनों भाग सम्मिलित हैं। चरक ने आनुवंशिकी के मूल सिद्धांतों को 2000 वर्ष पूर्व जान लिया था। आनुवंशिकी मतलब माता पिता से गुणों का उनके संतान में स्थानांतरण होना, माता पिता से गुणों या लक्षणों का उनकी संतान में स्थानांतरण होने को हम कहते हैं आनुवंशिकी। ठीक है, तो आनुवंशिकता, तो और उस आनुवंशिकता के बारे में अगर हम बात करें महर्षि चरक ने 2000 साल पहले बता दिया था, जिसको 1900 अगर हम देखें 1900 के अंतर्गत जो है मेंडल द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और उससे भी अगर हम देखें 2000 साल पहले ही चरक ने ये बता दिया था। उन्होंने उन कारणों का भी पता था जिससे शिशु का लिंग निश्चित होता है। ठीक है, देखो उन्हें ये भी पता था कि अगर हम देखें कि उत्पन्न होने वाला शिशु लड़का है लड़की, ये कैसे पता चलता है। ठीक है, बच्चे में आनुवंशिक दोष जैसे कि उसका लंगड़ापन या अंधापन माँ या पिता में से किसी अभाव या त्रुटि के कारण होता है। उन्हें ये भी पता था कि अगर बच्चे में कोई भी आनुवंशिक दोष हो, चाहे बच्चा अगर लंगड़ा हो अंधा हो, ठीक है, तो इसका कारण क्या है, माता या पिता में से किसी के एक में कमी होना। ठीक है, ये उनके जो है विचार थे। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया, और इन्होंने ही बताया था कि हृदय जो है शरीर का नियंत्रण केंद्र है जो शरीर से मुख्य धमनियों द्वारा जुड़ा रहता है, और ये हृदय जो है अगर हम देखें मुख्य धमनियों के द्वारा जो है पूरे शरीर से जुड़ा रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें चरक ने चरक संहिता में चिकित्सकों व चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देशों प्रतिज्ञाओं का भी उल्लेख किया। ठीक है, अब देखो महर्षि चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा, और इस चरक संहिता नामक ग्रंथ में उन्होंने कुछ निर्देश और कुछ प्रतिज्ञाएं जो हैं अगर हम देखें उन चिकित्सकों के लिए दी गई है जो भावी चिकित्सक बनते हैं। ठीक है, चरक के अनुसार चिकित्सकों को रोगियों से किसी भी दशा में शत्रुता नहीं करनी चाहिए। देखो पहली इनके अगर हम देखें प्रतिज्ञा कहती है कि कोई भी चिकित्सक जो है अपने रोगी से कभी भी शत्रुता नहीं करेगा। दूसरा, रोगी की घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए। अगर मान लीजिए चिकित्सक किसी रोगी के घर उसका इलाज करने के लिए जाता है, अगर उसको कुछ ऐसी बातें वहाँ पता चलती हैं, ठीक है, तो वो उन बातों को बाहर आकर नहीं बताए। ठीक है, ये एक चिकित्सक में गुण होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा चिकित्सक को सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर रहना चाहिए, और एक अच्छा चिकित्सक वही है जो हमेशा ज्ञान की खोज में तत्पर है। नई नई बीमारियां जैसे आती रहती हैं तो नई नई बीमारियों के प्रति ठीक है लोगों को जागरूक करता रहे, नए नए ज्ञान लेते प्राप्त करता रहे, तो वो ये सब क्वालिटी जिसमें होंगी वही एक अच्छा चिकित्सक कहलाता है चरक के अनुसार। चरक शब्द का क्या अर्थ है? देखो चरक शब्द का मतलब होता है चलना। वे पीड़ित जनता का इलाज करने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए दूर दूर तक पैदल यात्राएं करते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? चरक कहा गया। तो हमारी अगर हम बात करें ये महर्षि सुश्रुत और चरक, ये दोनों अगर हम देखें ये बहुत प्राचीन समय के अगर हम देखें दार्शनिक कह सकते हैं, ऋषि कह सकते हैं, वो थे जिन्होंने अगर हम बात करें वैज्ञानिक सोच डेवलप की थी। ठीक है, क्योंकि देखो इनके किए गए प्रयोग तो हमें पता नहीं, क्योंकि इनके द्वारा किए गए प्रयोग प्रामाणिक तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो प्रमाण है नहीं, लेकिन इनके द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के आधार पर हम ये मानते हैं कि इनके द्वारा इन समस्त कार्यों को संपन्न किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रयोगात्मक रूप से। ठीक है, प्रयोगात्मक रूप में सबसे पहले CV रमन, तो कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।